तो हम यहाँ पर यूनिट वाइज़ पूरे पॉइंट्स जो भी हमारे सिलेबस में है सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले थोड़ा अगर देखें आपके पेपर पैटर्न की बात 60 मार्क्स का पेपर आएगा 22 आपके पास मार्क्स होंगे। सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे जैसा कि डेफिनेशन कोई पूछ ली, एमसीक्यूज़ हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स होगी। टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, हर कोई आपको यहाँ पर 1 मार्क्स का होगा, टोटल 16 मार्क्स बनेंगे। सेक्शन बी आपको 8 क्वेश्चन होंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा, टोटल यहाँ से बनेंगे 24 मार्क्स। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी आपको चॉइस में होंगे, आर में होंगे, 5 मार्क्स ईच, टोटल यहाँ से बनेंगे आपको 20 मार्क्स। तो ये हुआ आपका पेपर पैटर्न। अब आपका जो पहला यूनिट है फिजिकल फिटनेस है 5 मार्क्स का। अब यहाँ पर जो सिलेबस में हम पॉइंट वाइज पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन क्या है, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन स्टडी करें तो फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए फिजिकल क्या हुआ। देखो फिजिकल हुआ रिलेटेड टू बॉडी, जो भी हमारे बॉडी के रिलेटेड जो बात करेंगे हम उसको बोलते हैं फिजिकल। एंड एजुकेशन क्या हुआ, एजुकेशन हम कुछ लर्न करना, कुछ सीखना। तो यहाँ पर हम अपनी जो फिजिकल एजुकेशन हुआ हमारी जो बॉडी है उसके रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करें, कुछ सीख रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। चाहे हम कोई एक्टिविटीज़ करें, चाहे हम कुछ भी करें, जैसे कि हम रनिंग करते हैं। रनिंग हमने क्या किया, कोई फिजिकल एक्टिविटी की, तो रनिंग से हमें क्या हुआ, यहाँ पर हमारी बॉडी जो है परफेक्ट हुई। बट जो रनिंग है हमें कहाँ से पता चला, फिजिकल एजुकेशन से। हमने देखा कि हाँ रनिंग से ये बेनिफिट होते हैं, तो ये हुआ फिजिकल एजुकेशन। हमने एजुकेशन हासिल की अपने फिजिकल के बारे में कि रनिंग से बेनिफिट होते हैं, तो रनिंग फिर क्या हुआ, एक एक्टिविटी हुई। तो ऐसे हमारा ये चीज़ बनती है। अब हम जाते हैं यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का क्या मतलब होता है, फिजिकल फिटनेस का सिंपली क्या मतलब होता है, ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है एक इंडिविजुअल इंसान की वो परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल 100% परफेक्ट अगर किसी इंसान की हेल्थ है, हम बोलेंगे वो फिजिकल फिट है। जैसे कि एक इंसान अगर अच्छे तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई इंसान इतना यहाँ पर एबिलिटी है उस अंदर, वो रनिंग कर रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है, वो हर चीज़ अच्छे तरीके से कर रहा है, तो इसका मतलब वो फिजिकल फिट है। अगर एक बंदा बेड रेस्ट पे है, हम उसको नहीं बोलेंगे वो फिजिकल फिट है। तो बेड रेस्ट वाले को फिजिकल फिट नहीं बोल सकते, बाकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है हम उसको बोलते हैं वो फिजिकली फिट है। फिर ऐसे अगर देखें इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, अगर कोई इंसान फिजिकल फिट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है? आप सिंपली खुद भी बना सकते हैं ना इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, अपने माइंड से भी बना सकते हैं। अगर एक इंसान फिजिकली फिट नहीं है, तो देखो वो सुस्त होगा, वो यहाँ पर बीमार हो जाएगा बार-बार, उसको स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा, परेशान होगा, डिप्रेशन में होगा, ये वो जो फिज़िकल फिट नहीं है। अब इसीलिए जो फिज़िकल फिट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस क्या है? जो यहाँ पर अगर फिज़िकल फिट होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनहांसेस ओवरऑल हेल्थ। तो यहाँ पर रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करती है इंसान की पूरी हेल्थ को, वो रिड्यूस करती है रिस्क को, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ ना हो, डायबिटीज़ ना हो, और इंसान को बूस्ट करती है इम्यून सिस्टम को। तो ये किस वजह से होता है? जब इंसान फिज़िकली फिट होता है। और क्या होता है, कौन-सी यहाँ पर इंपॉर्टेंस अगर कोई फिज़िकल फिट है, तो इम्प्रूव करती है मेंटल वेल-बीइंग को। जैसे कि कोई इंसान फिर एक्सरसाइज़ेज़ करता है, उसकी वजह से वो उसका मूड ठीक रहता है, स्ट्रेस उसको रिड्यूस होता है, तो उसको डिप्रेशन वगैरह नहीं होता। फिर ऐसी इंपॉर्टेंस में एक और चीज़ क्या आ जाती है, एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ़। इंसान की जो क्वालिटी है लाइफ़ की वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे कि जब एक इंसान एंगेज होता है डेली एक्टिविटीज़ में, तो वो एन्जॉय करता है और वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो इसको यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर लाइफ़ है वो क्या होती है, क्वालिटी होती है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, तो उसको जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। हर इंसान को देखो अगर एक इंसान के पास कॉन्फिडेंस, आपके पास अभी कॉन्फिडेंस है कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो आपको इसका मतलब है इस सब्जेक्ट में जो आप इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, आप उसमें फिट हैं। आप इस सब्जेक्ट में फिट हैं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, फिट नहीं होंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ऐसे अगर आप फिजिकल फिट होंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, अगर आप ना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए भी हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो ज़रूरी है। और यहाँ पर इंक्रीज़ लॉन्गेविटी, मतलब एक इंसान ज़्यादा जी सकता है, ज़्यादातर जहाँ पर आप देख सकते हैं अगर फिजिकल फिट है इंसान, वो यहाँ पर हायर क्वालिटी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा जी सकता है। तो ये फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस है। फिर अगर हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो इसमें कंपोनेंट्स कौन-कौन से आ जाते हैं? यहाँ पर आप देखिए हमारे फिजिकल फिटनेस में कौन-कौन से कंपोनेंट आते हैं। मस्कुलर कंपोनेंट्स, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। मसल इसमें पहला हमारा जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो इसमें हमें होता है मसल का स्ट्रेंथ। हमारे अंदर मैक्सिमम कितना हम फोर्स लगा सकते हैं, हमारे मसल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, हम एट अ टाइम कितना टोटल फोर्स लगा सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं, किसी चीज़ को उठाने में या कुछ यहाँ पर एफर्ट करने में। तो इसको हम बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारे मसल का स्ट्रेंथ हम बोलते हैं इसको। मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है कि मैं कोई काम कर सकूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट करने में जो मेरे अंदर एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं कि मेरी जो मसल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। फिर आता है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस का मतलब होता है अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो उसको मैं कितना टाइम, कितना कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने टाइम कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई काम यहाँ पे स्टार्ट किया, उसको मैं 5 मिनट कर रहा हूँ, 10 मिनट कर रहा हूँ, कितना टाइम कर रहा हूँ। जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है, वो होता है वन टाइम। मेरे यहाँ पर अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि मैं एक ही बार कितना यहाँ पर एफर्ट लगा सकूँ। मेरे अंदर कितनी एबिलिटी, और मस्कुलर एंडोरेंस का मतलब होता है कि वो मैं कितना टाइम ल कर सकता हूँ। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, तो वो कितना टाइम कर रहा हूँ, 5 मिनट कर रहा हूँ, 10 मिनट कर रहा हूँ, तो वो मेरा आ जाता है मस्कुलर एंडोरेंस। जैसा कि मैं अगर पुशअप कर रहा हूँ, तो वो मैं कितना टाइम कर रहा हूँ, 5 मिनट कर रहा हूँ, 10 मिनट कर रहा हूँ, इसमें टाइम जो है वो साथ में आ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जो मेरे जॉइंट्स हैं वो कितने ओपन हैं।
जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इमेज रखी है फ्लेक्सिबिलिटी की। जब इंसान एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, कोई भी काम करता है तो उसमें कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर आ जाता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन में अगर कोई फैट वाला होता है, किसी की बॉडी में फैट होता है, तो उसको चेंज करके लीन बॉडी बनाना और हमारे मसल्स को स्ट्रांग करना, बोन्स को स्ट्रांग करना, ऑर्गन्स को स्ट्रांग करना, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि बॉडी फैट टू लीन बॉडी, अगर किसी की फैट वाली बॉडी है उससे लीन कर बनाना, तो ये हमारी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में पहला जाता है एरोबिक फिटनेस। तो एरोबिक फिटनेस में हम फोकस करते हैं हमारा कार्डियोवैस्कुलर जो है वो हमारा जो है इंप्रूव हो सके। जैसा कि हमारा हार्ट बीट है वो अच्छे तरीके से हो, हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो इंप्रूव हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर परफेक्ट, वो किस हिसाब से होती हैं, जब हम रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और साइक्लिंग करते हैं। फिर हमारा आता है इन एरोबिक एक्टिविटीज़। तो इन एरोबिक एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो जैसे कि वेट लिफ्टिंग करना, स्प्रिंटिंग करना एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ या फिर पावर को बिल्ड करना, यह आ जाता है एनारोबिक फिटनेस में। एंड फिर इसकी एक और आती है फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस। जैसा मैंने अभी भी बोला फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, इंसान ऐसे ही यहाँ पर एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेचिंग करता है, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करता है, ताकि वो मोशंस जो है उसकी बट इंजरी ना हो एंड वो जो है पूरा फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे मैंने आपके लिए इमेज भी रखी हुई थी एक। फिर आता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन के बारे में बोला, यहाँ पर ऐसा फिजिकल फिटनेस का टाइप, जैसा कोई इंसान ज़्यादा यहाँ पर क्या है फैट वाला है, फिर वो क्या करता है यहाँ पर फिजिकल फिटनेस में एक्सरसाइज वगैरह करता है, डाइट पर फोकस करता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, एक लीन इंसान, एक परफेक्ट इंसान बन जाता है। तो ये जाता है टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। किन फैक्टर्स की वजह से हमारे फिजिकल फिटनेस पर इफेक्ट पड़ता है, कौन से फैक्टर्स हैं। देखो पहला हमारा जेनेटिक्स आ जाता है, जीन्स की वजह से होता है। कोई इंसान पहले से ही कोई प्रॉब्लम में है, मतलब जेनेटिक्स उसके पेरेंट्स या उसके दादा परदादा से, तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से उसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिटनेस में नहीं है, तो उसका पहला यहाँ पर रीज़न यही बनता है। सेकंड रीज़न बनता है लाइफ़स्टाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंसान बहुत ज़्यादा डाइट, फैटी चीज़ें खाता है एंड स्लीप पैटर्न्स उसका यहाँ पर ख़राब होता है। जागने के टाइम सोता है, सोते के टाइम जागता है, स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है और बाकी जो सब्सटेंस हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिज़िकल फिटनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। फिर एनवायरनमेंट इसकी वजह से भी फैक्ट यहाँ पर फिज़िकल फिटनेस में इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आउटडोर स्पेसेस होती हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, एनवायरनमेंट की एक बेसिक यहाँ पर चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर उसको अच्छी यहाँ पर एक्सरसाइज़ के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर उसको ये एक्सरसाइज़ के लिए जगह मिल रही है बट उसको डाइट अच्छी नहीं मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। फिर ऐज भी होती है, वो भी फैक्टर्स होता है इफेक्ट ऑफ फिज़िकल फिटनेस। जैसे-जैसे ऐज इंक्रीज़ होती है तो इंसान का जो मसल्स है वो भी डाउन होता जाता है एंड हार्मोनल बैलेंस जो है वो भी बिगड़ जाता है। जब-जब ऐज बढ़ती जाती है तो इसका ये रीज़न ऐज भी होती है, जब इंसान की फिज़िकल फिटनेस नहीं होती। हम कोई ओल्ड ऐज बंदा देखेंगे, हम बोलेंगे यार ये तो फिज़िकल फिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ऐज हो गई है अब। फिर होता है ट्रेनिंग। जब इंसान अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करता, जो उसको ट्रेनिंग करनी होगी वो ट्रेनिंग नहीं करता, तो इस रीज़न की वजह से भी फिज़िकल फ़िटनेस में इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से इंसान क्या करता है, एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है अपना फिज़िकल फ़िटनेस। जब ट्रेनिंग नहीं करेगा, तो उसकी वजह से उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला यूनिट। यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस बतानी है। यहाँ पर कोई आपको 3 बता दी जाएँगी, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा रखी जाएगी, फिर बोला कि इसमें फिज़िकल फ़िटनेस कौन-सा नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस कौन-सा है। ऐसी इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाएँगी। ये बेसिक चीज़ें भी, और एट द एंड भी अलग से हम कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मेथड्स, जो आपको 10 मार्क्स का है। तो हमें ट्रेनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होता क्या है? देखो ट्रेनिंग होता है कोई चीज़ सीखना, चाहे अपना कोई स्किल है उसको इम्प्रूव करना, कोई नई नॉलेज जो है उसको गेन करना। इसको हम बोलते हैं हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एथलीट है या कोई क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर जो है वो पैदाइशी क्रिकेटर तो होता नहीं है। वो क्या करता है? वो ट्रेनिंग करता है। क्या करता है? ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग का मतलब वो स्किल जो है वो सीखता है, उस स्किल को इम्प्रूव करता है। तो फिर उसके बाद हम उसको बोलते हैं हाँ, ये एथलीट बन गया है। तो इसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। जो भी इंसान जब कोई सीखता है, कोई अपना स्किल को इम्प्रूव करता है, तो समझो वो क्या होती है, वो एक किस्म की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कैसे-कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। कैसे-कैसे हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। बट किसमें? ज़्यादातर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ में। हमें किसकी ट्रेनिंग चाहिए? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रेनिंग और मेथड कौन-कौन से हैं जिसकी वजह से हम फिजिकल फिटनेस जो है, उसके जो स्किल लेवल है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले आता है आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। देखो आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कौन सी हुई? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज उसको बोलते हैं जिसमें मसल्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ना मसल्स की लेंथ यहाँ पर हो, ना कुछ इसमें कुछ स्ट्रेंथ हो, कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए मसल्स में। बट हमारी बाकी जो है वो फिजिकल फिटनेस ठीक रहे। जैसे कि होल्डिंग ए प्लैंक पोजीशन में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि उठ-बैठ करना, जब आप उठ-बैठ करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या हुआ, हमारा एक आइसोमेट्रिक यहाँ पर एक्सरसाइज हो गई। फिर आता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज किसको बोलते हैं? जिसमें मसल्स पर फोकस हो, जिसमें मसल्स पर फोकस हो। हम कांस्टेंट स्पीड से कोई काम करें। फॉर एग्जांपल जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे आपके चाहे वो यहाँ पर कोई भी मसल्स हैं बॉडी के, उन पर ज़्यादा क्या हो, स्ट्रेस पड़े। तो उस मसल्स की वजह से मसल स्ट्रांग होते हैं, तो वो हम उसको बोलते हैं। जैसा कि आपने लेग एक्सटेंशन मशीन पर अपनी लेग एक्सरसाइज की, तो आपके जो लेग मसल्स हैं वो कैसे टूटते हैं? तो वो हमारी होती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। फिर ऐसी हमें है कंटिन्यूअस मेथड। तो इस मेथड, ये कौन सा मेथड है? जिसमें हम कंटिन्यू कोई एक्सरसाइज करते हैं।
जैसे कि जॉगिंग करना 30 मिनट्स कंटिन्यू बिना किसी यहाँ पर स्टॉप के कंटिन्यू यहाँ पर जॉगिंग करना या कोई भी एक्सरसाइज करना कंटिन्यू करना, तो उसका हमें उसको बोलते हैं कंटिन्यूस मेथड। फिर होता है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग किसको बोलते हैं? इंटरवल ट्रेनिंग को हम बोलते हैं जब हम क्या करें, यहाँ पर बीच में कुछ यहाँ पर ब्रेक दें, फिर हम बाकी एक्सरसाइज करें। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, पहले 30 सेकंड्स कोई एक काम किया, फिर उसके बाद 1 मिनट एक काम किया, फिर इन्हीं को हमने बार बार क्या किया, साइकिल को यहाँ पर कंटिन्यू किया। जैसे कि आपने क्या किया, आप कहीं पे जिम गए या कहीं भी गए, वहाँ पर आपने पहले 1 मिनट एक काम किया, सेकंड मिनट आपने कुछ और काम किया, फिर फर्स्ट मिनट एक काम किया। ये जो हमारी सेट्स हैं, ये जो हमारे सेट हैं, हम इसी सेट को रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। फैटलिक ट्रेनिंग हम बोलते हैं हम ऐसी कोई एक्सरसाइज करना जो हमारे डिफरेंट टाइम पे हो और डिफरेंट इंटरवल्स पे हो, जैसा कि जॉगिंग करना, वॉकिंग करना डिफरेंट सरफेस पे, कभी हिल पे, कभी फ्लैट ग्राउंड पे, इसको हम बोलते हैं फैटलिक ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग हम ऐसी एक्सरसाइज को बोलते हैं जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स ग्रुप हैं उनको मिनिमल थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है बिटवीन में। जैसा कि कोई बंदा क्या कर रहा है, पहले पुशअप किया, फिर स्क्वाट्स किया, फिर लॉन्ग्स किया, फिर जंपिंग किया, बीच बीच में 30 सेकंड्स की रेस्ट ली। जो भी एक्सरसाइज कर रहा है बीच में 30 सेकंड्स की यहाँ पर रेस्ट ले रहा है। जैसे पुशअप्स किए, फिर 30 सेकंड्स की यहाँ पर उसने रेस्ट किया, फिर जंपिंग किया, फिर 30 सेकंड की रेस्ट रेस्ट की। ऐसे से इसको हम बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग। फिर है एक्सेलरेशन रन। देखो एक्सेलरेशन रन क्या होता है, पहले हम थोड़ी बहुत अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर और इंप्रूव करते हैं, फिर एट द एंड हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं मुझे 1 किलोमीटर करना है 5 मिनट में, तो मैं उसी विद इन टाइम में जो है अपना 1 किलोमीटर रन कंप्लीट कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन रन, विद इन टाइम क्विकली मैं यहाँ पर अपना जो रन है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर है पेस रेसेस। पेस रेस हम बोलते हैं हम कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम डिस्टेंस जो है उसको कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, तो हम इसको बोलेंगे पेस रेसेस। नेक्स्ट यूनिट है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी पहले समझेंगे, सोशियोलॉजी होता है क्या है। सोशियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटीज़ की स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा समाज है, हमारे समाज में जो भी रह रहे हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। जैसा कि हमारे वहाँ पर लोग रह रहे हैं उसका ह्यूमन बिहेवियर देखना, सोशल इंटरेक्शन, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सोशल इन्वायरमेंट से, अपने कल्चर से एंड अपने सोशल स्ट्रक्चर से वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है। तो फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में। देखो सोशियोलॉजी की वजह से, समाज की ही वजह से हर इंसान अपने आप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हर एक इंसान अपने आप को कुछ ना कुछ करता है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, सोशियोलॉजी की वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो स्पोर्ट्स के बारे में समझ सकता है, क्योंकि वो देखता है मेरे अराउंड में लोग क्या कर रहे हैं। अगर उसके अराउंड में लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, उसको वहाँ से मोटिवेशन मिलती है, तो उसी एटीट्यूड के साथ, उसी रिएक्शन के साथ वो बाकी काम करता है। जैसा वो कोई काम कर रहा है, वो देखता है लोगों का रिएक्शन क्या है वहाँ पर, तो उस रिएक्शन को समझ के वो कोई काम करता है, या फिर वहाँ से उसको मोटिवेशन मिलती है। या तो कोई इंसान बोलता है नहीं ये देखो, मतलब गलत इंपैक्ट भी पड़ता है कई बार कि ये देखो ये क्या कर रहा है, ये रनिंग कर रहा है, इसको रनिंग का क्या फ़ायदा, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है। लोगों का होता है ना इम्पैक्ट, गलत गलत बातें सोचते रहते हैं। तो उसकी वजह से इसका अपना रिएक्शन रहता है, तो उस रिएक्शन को देखकर वो कैसे अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आता है सोशल डायनामिक इन स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में एक टीम होती है, या पूरा एक क्लब होता है, या पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे एक टीम बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की टीम है, अगर हम बोलें पूरी ऑर्गेनाइजेशन, हम बोलेंगे आईसीसी। हम बोलेंगे आईसीसी। अब आईसीसी में बहुत सी टीम्स हैं, तो अब जैसा कि कोई एशिया कप चलता है तो उसमें 7 6 7 टीमें होती हैं। अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर विद इन टीम एक बंदे का बिहेवियर कैसा है, तो वो हम बोलते हैं सोशल डायनामिक इन स्पोर्ट्स। वो अपने बाकी लोगों के साथ कैसे रह रहा है, वो अपने कोच के साथ कैसे रह रहा है, अपने प्लेयर्स के साथ कैसे रह रहा है, अपने कोलिग्स के साथ कैसे रह रहा है, तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। फिर आ जाता है सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब एक बंदा अगर स्पोर्ट में है या किसी जगह भी है, उसकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की वजह से अपनी सोसाइटी में उसकी आइडेंटिटी बनती है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी बंदा अपने माइंड में रखें कि हाँ ये बंदा क्रिकेट में गया, आईपीएल खेलने गया, तो हम बोलेंगे अच्छा ये तो हमारे कश्मीर का बंदा है, ये तो हमारे जम्मू का बंदा है। तो ऑटोमेटिकली उसकी आइडेंटिटी बन गई ना। तो उस आइडेंटिटी को हम कैसे समझेंगे, सोशलॉजी से, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हम बोलेंगे ये तो हमारी सोसाइटी का बंदा है। तो ये हमारी सोशलाइजेशन हो जाती है इसमें। फिर आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ए वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मेंस कल्चरल हेरिटेज। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स, कुछ ऐसी गेम्स भी होती हैं जिसकी वजह से कल्चर जो है ना वो जिंदा रहता है। तो पुराने हम बोलेंगे ना, वो पुराने ज़माने में ऐसी गेम्स होती थी, अगर वो गेम आज भी चल रही है तो वो हो गया ना पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल हमारे दादा जो हो गए, हमारे परदादा जो हो गए, जो उस वक्त कोई गेम खेलते थे, अगर वो गेम आज भी हम खेलेंगे, अगर कोई दादा किसी का जैसा जिंदा है तो बोलेगा अच्छा ये तो हमारे ज़माने की गेम है, वो उस गेम को देख के खुश हो जाएगा, क्योंकि कल्चर है ना, वो कल्चर जिंदा हो जाता है। इसमें कुछ गेम्स वगैरह के बारे में लिखा है जो यहाँ पर पुराने ज़माने की गेम्स हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं एंड मार्शल आर्ट्स वगैरह हैं जो पुराने ज़माने से चलती आई है एंड जो आज भी कुछ चल रही हैं, जिसकी वजह से ये कल्चर जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है मॉरल एजुकेशन जो आपको 5 मार्क्स का है। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन, तो इससे पहले हम समझेंगे मॉरल एजुकेशन होता क्या है। मॉरल एजुकेशन होता है जब हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कोई अच्छी चीज़ें बोलते हैं। जैसा कि हम अपने बच्चों को गाइड करेंगे कोई अच्छी चीज़ों के साथ, कि गुड बिहेवियर के बारे में उनको बताएंगे कि अच्छे बिहेवियर के साथ रहना है, एंड उनको हम अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, इथिक्स के बारे में गाइड करेंगे। ये सब चीज़ें जो जो हमारे बिहेवियर स्पेशली होता है, जब हम कितना हो हमारा ये बच्चा कितना शरीफ है, कितना अच्छा है, हर किसी के साथ बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, छोटों पे शफकत करता है, इसी हिसाब से मेंटेन करता है, इसको बोलते हैं मॉरल एजुकेशन।
तो यही नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन ये क्या है? तो पहले हम देखेंगे मॉरल एजुकेशन जो है वो क्या करता है हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे बिहेवियर को वो शेप बनाता है, शेप देता है। अगर हमारा जहाँ पर मॉरल एजुकेशन बेस्ट होगा, हमारा कैरेक्टर और हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। अगर हमारा यहाँ पर मॉरल एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो हमारा कैरेक्टर और हमारा बिहेवियर बताएगा कि हमारा मॉरल एजुकेशन कैसा है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन क्या है? तो देखो इंपॉर्टेंस में पहला हमारा जाता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर हमारा मॉरल एजुकेशन अच्छा है, हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। जैसा कि हमारे अंदर देखा जाता है ऑनेस्टी, कि हाँ हम ईमानदार इंसान हैं, हम रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। कुछ क्वालिटीज़ हमारी देखी जाती हैं, हमारा कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि हमारे पास मॉरल एजुकेशन है। अगर हमारे पास मॉरल एजुकेशन नहीं होती, हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि हम हमारी मॉरल एजुकेशन ही नहीं है। हम पे कौन यकीन करता कि हमें कोई कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता। ऐसी इथिकल डिसीजन मेकिंग, कौन सा डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, ऐसे डिसीजन बनाना हमारी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। एक इंसान अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में देखे कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है क्या गलत है। यहाँ पर सोशल इसमें सोसाइटी में देखे, प्रोफेशनल डोमेन में देखें। प्रोफेशनल डोमेन मीन कोई आप अपना इस टाइम प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें देखें कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, डिसीजन बनाना। सोशल हार्मनी मतलब मॉरल एजुकेशन की वजह से हम किसी इंसान के लिए फ़ील कर सकें, किसी इंसान के लिए हम कोई एक्शन कर सकें, तो ये हमारा सोशल हार्मनी आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करना, अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको रिज़ॉल्व करना, ये भी हमारा किसमें आता है? मॉरल एजुकेशन में आता है। और लॉन्ग टर्म वेल-बीइंग, अगर किसी इंसान के अंदर मॉरल एजुकेशन है, वो अच्छी तरीके से पीसफुल ज़िंदगी जी सकता है। जैसा कि मॉरल एजुकेशन की एक एग्जांपल रखिए आपके लिए, आपके क्लासरूम में किसी स्टूडेंट को वॉलेट मिलता है किसी का, उसमें पैसे या कुछ भी हैं, तो उसको जब मिला, अब उस बंदे के पास मॉरल एजुकेशन है, उसको यहाँ पर मॉरल एजुकेशन दी गई है, उसको सिखाया गया है ऑनेस्टी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, तो वो अपने पास नहीं रखेगा। वो सोचेगा नहीं मैं अपने पास रखूँ, वो नहीं रखेगा अपने पास, वो ढूँढेगा, वो पूछेगा ये किसका है? इसका राइटफुल ओनर कौन-सा है? तो इसी को हम बोलते हैं हमारी मॉरल एजुकेशन, जिसके अंदर अगर मॉरल एजुकेशन यहाँ पे इस बच्चे के अंदर ना होती, तो वो क्या करता? जेब में डालता, जाता कुछ खा लेता। फिर ऐसी मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन के जरिए मॉरल एजुकेशन क्या क्या हमें मिलती है? टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। देखो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में कोई फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, उसमें टीम होती है। जब टीम में जो टीम काम हो रहा है, जब टीम है, टीम में 5 बंदे 6 बंदे जब वो मिलके कोई अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं कॉमन गोल के साथ, तो वो झगड़ते नहीं है, तो हो गया ना टीम वर्क और कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। फिर होता है फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलें कोई भी गेम खेलें, वो फेयर खेल रहे हैं एंड स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बांग्लादेश के कुछ प्लेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते रहते हैं। तो जब इंसान क्रिकेट खेल रहा है तो दूसरी टीम है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने किसी को बॉल किया, अगर वो बॉल जाके किसी को सर पे लगा, अब मैं जाके मुझे यहाँ पर क्या है कि हाँ स्पोर्ट्समैनशिप है, मैं जाऊँगा उस बंदे को पकड़ूंगा, इसको कुछ हो ना जाए, मेरे लिए फील होगा। बट अगर मैं जाऊँ ये इसको बॉल लगा, मैं जाऊँ इसको रन आउट करने की कोशिश करूँ, ये करूँ वो करूँ, फिर वो मेरी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है यहाँ पे। फिर आता है लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कैप्टन के पास होती है, तो कैप्टन जो है वो अपने सभी प्लेयर्स को सेम देखेगा। ये नहीं देखेगा नहीं मेरा बंदा होना चाहिए, मेरा फ्रेंड होना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं देखेगा। उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास यहाँ पर होता है कि वो लीडर होता है, उसको जो लगेगा बेस्ट वैसा ही डिसीजन बनाएगा। अगर टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में जो प्लेयर हैं, तो आपस में उनमें झगड़ा हुआ या कुछ मसला हुआ, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करना, ये भी इसी में आ जाता है। जैसे कि आपके लिए एक एग्जांपल भी, आप इस एग्जांपल को स्क्रीनशॉट उठा के समझ भी सकते हो। फिर हमारा आता है स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट, ये भी 10 मार्क्स का है। तो पहले हमें समझना है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जो भी हमारे अराउंड है उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, जो हमारी ज़िंदगी को क्या करता है? इफेक्ट्स करता है। जैसे कि हम हवा जो है उसको ब्रीथ करते हैं, पानी जो है उसको ड्रिंक करते हैं। तो हमारी लैंड है जहाँ पर हम चलते फिरते हैं, हमारे अराउंड में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिनकी हमें नीड है, हमारे पास वेदर है। तो ये सब हमारा क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर देखें अगर आप फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में एनवायरनमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो है वो अदा करता है। जब इंसान को शेप करना, उसको सिखाना। जैसा कि एग्जांपल रखिए आपके लिए, अगर जैसा कि आपकी स्कूल में है, फिजिकल एजुकेशन क्लास में है, अगर वहाँ पर आपको साथ में जिम है, आउटडोर एरिया है, प्रॉपर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास बॉल्स हैं, आपके पास मैट्स है, आपके पास स्पोर्ट्स की हर चीज़ है, तो आप बोलोगे हाँ हमारा इन्वायरमेंट हमारे स्कूल में बेस्ट है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, आपका स्कूल है वहाँ पर बैठने की जगह भी अच्छी नहीं है, आप बोलोगे यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी फिजिकल एजुकेशन के लिए। फिर हमारा आता है रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स। तो अब इसमें हम थोड़ा बहुत समझते हैं पॉइंट वाइज। आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, हर इंसान को पहले इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अगर हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो उस गर्मी में, वो उस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में बाहर जाके खेलेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी ना। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, अगर वो तब जाके खेलेगा उसको प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए। जब यहाँ पर कितनी सर्दी हो मैं जाके खेलूँ, कितनी गर्मी हो मैं वहाँ पे खेल सकता हूँ, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और प्रॉपर इक्विपमेंट यूजेज होना चाहिए। अगर कोई आप गेम खेल रहे हैं, आपके पास इक्विपमेंट पूरे होने चाहिए ताकि आपको इंजरीज ना हो सके, आपको इंजरी से दूर रखा जा सके। जैसे कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको हेलमेट लगाना है, पैड्स लगाने हैं, सब कुछ पूरा यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से लगाना है ताकि आपको कोई इंजरी ना आए। कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपके बाल सर पे लग गया, तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए? पूरी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए गुड कंडीशन में।
ऐसा ना हो कि आपके पास यहाँ पर टूटी हुई चीज़ें हों, आपने हेलमेट लगाया वो टूटा हुआ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बाल बैट आपका टूटा हुआ है, तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपने पूरे रूल्स को फ़ॉलो करना है, जो भी आपके स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में सेट किए हुए हैं, पूरे जो भी यहाँ पर रूल्स वगैरह हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट आता है योगा के बारे में, 5 मार्क्स का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा क्या होता है? देखो ये एक पुरानी, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, जो इंडिया में भी यहाँ पर होती आई है। जिसमें हमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर माइंड, हमारी बॉडी, हमारा स्पिरिट, इस पर फोकस किया जाता है। हमारे कुछ पोस्चर्स होते हैं, फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं। योगा को हम सिंपली एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल हेल्थ। देखो योगा जो है वो इंप्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस को। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे योगा को, इससे आपको बैक पेन या बाकी ओवरऑल फिटनेस जो है वो परफेक्ट रहेगी। मेंटल वेलबींग, आप मेंटली कोई प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, उसको भी आपको कम करेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ, योगा जो है वो आपको क्या करता है, सेल्फ अवेयरनेस देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। आप योगा एंड इंडियन हेरिटेज, तो योगा के बारे में इंडियन हेरिटेज के हिसाब से देखो, योगा जो है उसको पहले से ही बोलते हैं ये एक इंडियन कल्चर का पार्ट बना हुआ है पहले से ही। ये यहाँ पर हम बोलते हैं जैसा कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तब से यहाँ पर जो थ्रू आउट जनरेशंस आई हैं, तब से ये इंडियन कल्चर का पार्ट बना है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसा कि वेदास हैं, उपनिषेद्स हैं, भगवद गीता है, उसमें इसकी रेफरेंस दी हुई है कि योगा प्रैक्टिस किया करो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी, योगा जो है वो एक इंटीग्रल पा योगा जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन आइडेंटिटी का। अगर कोई योगा कर रहा है, किसी बाहर किसी कंट्री में कर रहा है, इसका मतलब उसने इंडिया से योगा जो है वो सीखा हुआ है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंडियन गुरु जो हैं जैसा कि स्वामी विवेकानंद है, बाकी कुछ और हैं, वो मशहूर हैं योगा की वजह से पूरी दुनिया में। एंड इसकी वजह से यूनिटी पैदा होती है, क्योंकि हर रिलीजन के लोग इसको करते हैं, तो रिलीजन का बीच में कुछ आता नहीं है, तो इसमें यूनिटी होती है। जैसे ही आपको एमसीक्यू भी आ जाता है, योगा को हर साल इंटरनेशनली कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। एलिमेंट्स ऑफ योगा, तो योगा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर डिफरेंटली बोलते हैं। जो हमारा फिजिकल पोस्चर होता है, जो हमारी बॉडी को जैसे हम डाउनवर्ड कर रहे हैं, पोज दें, उसको हम बोलते हैं फिजिकल पोस्चर्स, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं आसानास। फिर होता है ब्रीथिंग टेक्निक्स, उसको हम बोलते हैं प्राणायामा, जैसा ब्रीथ, हमारे ब्रीथ को कंट्रोल करना, ये इनहेल आउटहेल ये चीज़ें करना, तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्रीथिंग में जो है वो हमारी, ये ब्रीथिंग के बारे में आ जाता है। फिर आता है मेडिएशन, जिसको हम ध्यान बोलते हैं। आपको एमसीक्यू आ जाता है ध्यान किसको बोलते हैं, तो मेडिएशन को बोलते हैं, मेडिएशन करना। फिर आपको आ जाता है यामास एंड नियामास, इसको हम बोलते हैं एथिकल गाइडलाइंस, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो आपको दिमाग है। हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, हिस्ट्री क्रिकेट जो है ये बहुत पुराना स्पोर्ट्स है, जो कहाँ से है, इंडियन से 16th सेंचुरी में। तो पहले इसको डायरेक्टली ओपन फील्ड में खेला जाता था, इसका कोई यहाँ पर फील्ड नहीं था, इतना इसका मेजरमेंट होना चाहिए वैसा नहीं। उसके बाद इसकी बाकी चीज़ें भी आई। अब यहाँ पर इस ये बहुत जो है फेमस है, जैसा कि रूल्स ऑफ क्रिकेट फील्ड मेजरमेंट। इसकी जो पिच है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, पिच कितनी होनी चाहिए, 22 यार्ड्स होनी चाहिए, या फिर 20.12 मीटर्स होनी चाहिए। एमसीक्यू आ सकता है, इसको याद रखना। पिच हमारी ये जो है ना अंदर की, इसको हम पिच बोलते हैं, जहाँ पर बॉलर जहाँ पे आके बॉल करता है एंड बैट्समैन खेलता है, जो ये वाला अंदर हमारा एरिया, इसको हम पिच बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एग्जांपल भी। फिर आ जाता है बाउंड्री। बाउंड्री किसको बोलते हैं? आउटर एज ऑफ द प्लेइंग फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बाउंड्री है, अगर इससे पार बॉल गया तो चौका, हाइट में आया तो छक्का, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। तो ये डिफरेंट होती है, इसकी डिफरेंट रेंज होती है, 65 to 90 मीटर्स भी होती है, एंड इसके बीच में ही ज़्यादातर रहती है। फिर होती है क्रीज़। क्रीज़ होती है लाइन्स, एक होती है बॉलर के लिए, एक होती है बैट्समैन के लिए, जिसको हम यहाँ पर क्रीज़ बोलते हैं। बैटिंग क्रीज़ जहाँ अगर बैट्समैन है, अगर बैट्समैन बाहर आ गया, क्रीज़ से बाहर आ गया एंड उसने शॉट खेलने की कोशिश की, बॉल उससे निकल गया, पीछे उसको स्टंप आउट करते हैं ना, तो उसको बैटिंग क्रीज़ बोलते हैं। बॉलिंग क्रीज़ जब बॉलर आके बॉल करता है, अगर वो लाइन क्रॉस कर दी तो नो बॉल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बॉलिंग क्रीज़। फिर आता है इनर सर्कल। इनर सर्कल मीन जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा, ये वाला सर्कल जो बना हुआ है, फिर जब पावर प्ले के हिसाब से कितने सर्कल के बाहर हों, कितने सर्कल के अंदर फील्डर हों, तो वो चीज़ें पता चलती हैं। फिर पिच कंडीशंस वगैरह, ये बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है हिस्ट्री एंड रूल्स ऑफ एथलेटिक्स फील्ड्स। एथलेटिक्स फील्ड के बारे में है यहाँ पर। एथलेटिक्स फील्ड हमारा कैसा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कोई रनिंग करता है, यहाँ पर हाई जंप करता है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होती हैं एथलेटिक्स में। जैसे एथलेटिक फील्ड्स जो है ये भी बहुत पुराना सेंचुरी से खेला हुआ एक स्पोर्ट्स है, जिसमें अपने लोग स्किल्स दिखाते हैं, और इसमें बहुत से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। जैसा कि इसमें रनिंग होता है, जंपिंग होता है, कोई चीज़ थ्रो करना हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, और ये ज़्यादा इमर्ज हुआ 19th सेंचुरी में, बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ। अब इसमें भी रूल्स एंड मेजरमेंट हैं, जैसे कि ट्रैक का डायमेंशन है। स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक जो है ओवल शेप, जैसा कि आपने देखा होगा ओवल अंडे की तरह शेप बनी हुई है ना इसकी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद ये इसकी आ जाती है ओवल शेप्ड। फिर इसके बाद अगर आप देखें ये हो गया ओवल शेप्ड है, तो इसमें लेंथ इसकी 400 मीटर्स है, और आउटडोर ट्रैक्स एंड 200 मीटर्स इनडोर ट्रैक्स है इसका। विड्थ इसकी कितनी है, 1.22 मीटर्स आउटडोर ट्रैक्स। फिर उसके बाद इसकी बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर इसके फील्ड इवेंट्स भी होते हैं। फील्ड इवेंट जैसा कि लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, शॉर्ट पुट, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर तो इसमें इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसा कि जेवलिन्स, शॉर्ट पुट्स, हर्डल्स, ये चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं इसके एज अ इक्विपमेंट। फिर हमारा आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की हिस्ट्री।
बास्केटबॉल जो है वो इन्वेंट हुआ है 1891 में, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर था, उसने इसको इन्वेंट किया हुआ है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बास्केटबॉल इज टू स्कोर पॉइंट बाय शूटिंग। जैसा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक होता है, इसमें बॉक्स इसमें डालते हैं बार, ये चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें टीम होती है, ईच टीम कंसिस्ट 5 प्लेयर्स। तो यहाँ पर 2 टीमें होती हैं, हर एक टीम को यहाँ पर 5-5 प्लेयर होते हैं। फिर स्कोरिंग, ड्रिबलिंग, वायलेशंस, फॉल्स, ये चीज़ें इसमें होती रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी बाउंस हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। मेजरमेंट बास्केटबॉल की, कोर्ट का डायमेंशन कितना होता है? स्टैंडर्ड बास्केटबॉल कोर्ट मेजर 94 फीट इन लेंथ। लेंथ में कितना होता है? 94 फीट। इन ब्रेड्थ में कितना होता है? 50 फीट। हुप्स, हुप्स और बास्केट जो होते हैं वो 10 फीट एबव होते हैं ग्राउंड से। जैसे इसका यहाँ पर ये बास्केटबॉल लगे होते हैं 10 फीट से एबव होते हैं। तो इनका यहाँ पर डायमीटर होता है 18 इंच का। 3 पॉइंट लाइन, जो 3 पॉइंट लाइन है वो पहली जो आर्क पे 23.75 फीट अवे होती है सेंटर से। फिर यहाँ पर 3 पॉइंट लाइन होती है, फिर पेंटेड एरिया होता है, फिर फ्री थ्रो लाइन होती है, फिर हाफ कोर्ट लाइन होती है यहाँ पर। फिर होता है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा होता है। टेबल टेनिस ये भी 19th सेंचुरी इंग्लैंड का एक इंडोर गेम जो है वो होता था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। रूल्स ऑफ टेबल टेनिस, इसमें क्या होता है? स्कोरिंग। इन टेबल टेनिस एक पॉइंट स्कोर किया जाता है ओपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका टेबल टेनिस बना हुआ है, यहाँ पे बॉल लगाया, अगर उसने बॉल को वापस सेम किया, तो अगर किसी को गिरा तो वहाँ से दूसरे बंदे को पॉइंट मिल जाता है। तो इसमें भी कुछ खास चीज़ें नहीं है। फिर मेजरमेंट ऑफ टेबल टेनिस के बारे में आप देख सकते हैं। टेबल टेनिस जो है वो 9 फीट लॉन्ग होता है, 5 फीट वाइड होता है, 2.5 फीट हाई होता है। तो इसकी हाइट जो है टेबल की वो 2.5 फीट होनी चाहिए, और लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी? 9 फीट। और जो यहाँ पर इसकी वेड्थ कितनी होनी चाहिए? वेड्थ इसकी 5 फीट होनी चाहिए। तो ये इसकी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसका यहाँ पर ये जो उसका नेट लगा होता है ना बीच में, वो 6 इंच होना चाहिए। यहाँ पर इसका ये भी देख सकते हैं। प्लेइंग एरिया वगैरह छोड़ो। फिर हमारा यूनिट नंबर 8, स्पोर्ट्स मेडिसन फर्स्ट एड रिहेबिलिटेशन, 5 मार्क्स का है। देखो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसन। स्पोर्ट्स मेडिसन एक ब्रांच है मेडिसन की, जो डायग्नोसिस वगैरह ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर, या फिर जो इंजरीज हो जाती है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जब फिजिकल एक्टिविटी होती है, कोई बंदा, जैसा आपने देखा होगा क्रिकेट चल रहा है, वहाँ पर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पर कोई डॉक्टर आता है, तो वहाँ पर जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है वहाँ पर किसी की आकर, वो किस लिए करता है? ताकि इंजरीज वगैरह ना हो सकें। तो इसमें आ जाता है ये चीज़ें। इंपॉर्टेंस क्या है? स्पोर्ट्स मेडिसन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हेल्थ जो है वो हमारी ठीक रहे। जो भी एथलीट्स हैं उनकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे, इंजरी से प्रिवेंट रहें, ताकि कोई इंजरी किसी को ना आए। जब भी इंजरी कोई आए उसको जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर उसी टाइम एक्सरसाइज करवाएं, या उनको बेसिक चीज़ें बताएं, ये नहीं करना वो नहीं करना है, ऐसी चीज़ें दिखाएं। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज में क्या जाता है? जब भी कोई इंजरी आ जाती है स्पोर्ट्स को मेडिसिन दी जाती है, एंड बाकी उसको थेरेपी वगैरह दी जाती है, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। फिर आता है डोपिंग। तो यहाँ पर डोपिंग का मतलब क्या हुआ? मीनिंग एंड ड्रग्स फॉर डोपिंग। देखो डोपिंग का मतलब होता है जब कोई यहाँ पर एथलीट होता है या स्पोर्ट्समैन होता है, कोई ऐसे ड्रग्स यूज़ करता है जो बैन होते हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करता है जो बैन होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ करके उसने क्रिकेट खेला, तो उसकी अपनी एनर्जी नहीं थी, हम उसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का क्या मतलब होता है? डोपिंग रेफर टू यूज़ ऑफ बेन सब्सटेंस। जो भी यहाँ पर सब्सटेंस बैन होकर हुए उनको यूज़ करने को हम बोलते हैं डोपिंग। जैसा कि कुछ ड्रग्स हैं जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, ये वाले ड्रग्स हमारे आ जाते हैं, ये जो हैं यूज़ करना मना होते हैं। इन ड्रग्स को यूज़ नहीं कर सकते, इनको हम बोलते हैं डोपिंग ड्रग्स। फिर आ जाता है एक्यूट इंजरीज़। ऐसी-ऐसी इंजरीज़ जो छोटी-मोटी इंजरीज़ होती हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी में जो हमारा पानी है वो कम हो जाना। जब हमारे पास पानी हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी जब पीते हैं तो फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं ठंडी जगह पे, तो हमारा जो है डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है। फिर आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक होता है जब ज़्यादा गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर में कोई गेम खेलता है, कोई स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट उसकी एक्टिविटी करता है, तो उसमें उसको हीट स्ट्रोक आ जाता है। तो उसको क्या कर किया जाता है? ठंडे एरिया में लेकर उसको वहाँ पर उसके कपड़े जो हैं वो उतारे जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। फिर उसकी बॉडी को थोड़ा ठंडा किया जाता है आइस पैक के ज़रिए, तो उससे वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। फिर कुछ यहाँ पर आ जाती है एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अस्थमा। अस्थमा होता है यहाँ पर जब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो, जब कोई गेम खेल रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो उसमें जब ये चीज़ें हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अस्थमा। फिर कुछ क्रॉनिक इंजरीज़ हो जाती हैं। क्रॉनिक इंजरीज़ में जैसा कि टेंडेंट्स, जैसे कि जो जब कोई गेम खेलता है, स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, या फिर जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर इंजरी आ जाना, तो इसको हम बोलते हैं टेंडेंट्स। फिर स्ट्रेस फैक्टर्स, भूल से जाना इज़ नॉट अ फैक्टर इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। इनमें से कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करता फिजिकल फिटनेस को? टेलीविजन वॉचिंग हैबिट्स। विच फैक्टर्स प्ले क्रूशियल रोल डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल्स फिजिकल फिटनेस लेवल? तो इसका आंसर आ जाता है जेंडर। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें ट्रेनिंग मेथड्स में, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग में, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग? क्या है? टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड स्किल्स। नेक्स्ट देखें व्हाट डज ट्रेनिंग इन्वॉल्व, इसमें क्या आ जाता है? एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी विद अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड। फिर आ जाता है विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज वेयर द मसल्स लिंक डज नॉट चेंज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आ जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऑलरेडी हमने इसके बारे में देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग बिटवीन पीरियड ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड रेस्ट। इसमें आ जाता है इंटरवल ट्रेनिंग, ये भी हमने देखा था। हम योगा में से देखें अगर, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या आ जाता है? योगा जो है वो ये आ जाता है फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग।
फिर ऐसे ही बाकी कुछ हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके। ये, तो ये था वन शॉट वीडियो फिज़िकल एजुकेशन के लिए, जिन स्टूडेंट्स को भी